हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दी सर्वोच ई क्लासेज। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको यहाँ पर आज डिस्कस किया जाएगा। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, तो ध्यान दे करके सुनना है, अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या? गैमेट्स का फॉर्मेशन बाय द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फॉर्मेशन ऑफ बाय द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने किए थे ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दोनों में हम कर चुके हैं। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या है? गैमेट को प्रोड्यूस करना, और साथ ही साथ सेकंड फंक्शन है सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। ह्यूमन के अंदर कौन कौन से गैमेट्स हैं? कौन कौन से हैं? मेल के अंदर क्या है? स्पर्म है। और फीमेल के अंदर कौन सा गैमेट है? कौन सा गैमेट है? ओवम है। और मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस। और फीमेल के अंदर ओवरीज। ठीक है। तो स्पर्म की जो फॉर्मेशन है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको बोला गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय दी टेस्टिस, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, कि किस तरह टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। आपने किया होगा, याद है। टेस्टिस के अंदर हमने कंपार्टमेंट्स को पढ़ा था। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के लाइनिंग पर दो टाइप की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स जिनको कि स्पर्मेटोगोनिया बोला गया है, और दूसरी कौन सी होती है? सर्टोली सेल्स। ये दोनों सेल्स हेल्प करती हैं। मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं? वो स्पर्म को बनाने में हेल्प करती हैं, और सर्टोली सेल्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किया था ना हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। चलिए oogenesis क्या है? oogenesis के बारे में भी लिख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवम बाय ओवरीज। ओवरीज के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन कहलाता है oogenesis फीमेल के अंदर। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? पता चल चुका है, टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल के द्वारा वहां पर एक सेल होती है। एक सेल है मान लीजिए उनमें से, और वो सेल क्या कहलाती है? मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहलाती है? इसको लिख लीजिए, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम कैसी सेल होती है? क्या पोलैरिटी होती है उसकी? डिप्लॉइड सेल होती है। उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 2n क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है? सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट कब होती है। स्पर्म बनना कब स्टार्ट होता है मेल के अंदर? जबकि वो प्यूबर्टी की एज पर आ जाता है। अराउंड 12 to 13 ईयर्स के अराउंड जो है मेल, वो प्यूबर्टी की एज पर आ जाता है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। और क्या करता है ये सबसे पहले, आम भाषा में हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कि एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से स्पर्म कैसे बनता है, ये बात हमने करनी है। उसके बीच बीच में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं
वो सारी स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन में ये मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज करता है, अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्या इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन के बाद क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रोमोसोम नंबर वही रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर वही रहते हैं माइटोटिक डिवीजन के बाद। ठीक है, इन्हें बोला गया है बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोला गया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो सेल है इनमें से कोई भी सेल दोनों भी कर सकती है, कुछ सेल वापस से जाकर के स्पर्मेटोगोनियम बन जाती है, वो बाद में फर्दर डिवाइड करती है, लेकिन कुछ साथ के साथ डिवाइड करती हैं। क्या होगा, मियोसिस 1, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो करेगी मियोसिस 1। 11th क्लास में किया था ना, 11th क्लास में कि मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल, रिड्यूस होना, क्या चीज रिड्यूस होगी, क्या चीज रिड्यूस होगी, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब जो सेल्स बनी हैं, अब जो सेल्स बनी हैं उन्हें बोला गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला गया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लिख लीजिए, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, गलत है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस 2 होती है। क्या होती है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 और मियोसिस 2 आप लोगों को पता है इक्वेशनल डिवीजन होती है। यहां पर कोई भी नंबर जो है वो रिड्यूस नहीं होता। मियोसिस में, कंप्लीट मियोसिस में एक ही बार नंबर रिड्यूस होता है, मियोसिस 1 में जो 2n का n हो गया है, आगे मियोसिस 2 में वो n ही रहेंगे। मियोसिस 2 और माइटोटिक डिवीजन एक जैसी होती है, इसमें नंबर इंक्रीज होता है, इसमें नंबर इंक्रीज होता है, क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज नहीं होता। 11th क्लास में हम इस चीज को कर चुके हैं, याद है। अभी भी स्पर्म नहीं बना है, अभी भी स्पर्म नहीं बना है। अब क्या बना है मियोसिस होने के बाद, स्पर्मेटिड्स। क्या बने हैं, स्पर्मेटिड्स। समझ में आ गई है। चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं ताकि अब एक ही पेज पर आपको सारा चीज मिल जाए, स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सके। दिख रहा है। अब क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस में बच्चों जो स्पर्मेटिड्स बने हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, जिससे कि स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, स्पर्म के अंदर। अब स्पर्म बन चुका है, अब स्पर्म्स जो हैं वो बन चुके हैं।
जिसको कि स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं और स्पर्म भी बोलते हैं। याद आ गया है? ये प्रोसेस है स्पर्म बनने की। एक जो स्पर्मेटोगोनियम है वो माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर इंक्रीज करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है? हैप्लॉइड हैं। ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। स्पर्मेटिड्स क्या है? हैप्लॉइड है। और स्पर्म्स भी और स्पर्मेटोजोआ भी क्या है? हैप्लॉइड हैं। ये चीज याद रखनी है। और कब स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस? कब स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज के टाइम पर। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? आपके एनसीईआरटी में एक चीज और दी हुई है, क्या? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या चीज है बच्चों? क्या होता है जब स्पर्मियोजेनेसिस होती है ना, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन हो जाती है, तो जो इनका हेड है, स्पर्म का हेड है, वो सर्टोली सेल्स जो हैं उसके अंदर एम्बेडेड होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है सर्टोली सेल्स काफी देर तक। तो इनका जो हेड है वो उन सेल्स के अंदर एम्बेडेड होता है। और सेमिनिएशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वो स्पर्म जो है सर्टोली सेल्स को छोड़ करके सेमिनिफेरस टिब्यूल के ल्यूमन में आ जाता है। लिख लीजिए इसको, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल into the lumen of seminiferous tubule. ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया है? चलिए एनसीईआरटी से इसको रिवाइज अप करते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देखिए, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली। टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और ओवरीज से ओवम प्रोड्यूस होता है। ठीक है? बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा गया है। ठीक है? इन टेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनियम भी बोला गया है। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगन्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होती है। द स्पर्मेटोगोनियम, जिसको कि स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, हम कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है? मल्टीप्लाई बाय मायोटोटिक डिवीजन, मायोटोटिक डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लाई होती है एंड इंक्रीज इन नंबर, नंबर्स में इंक्रीज होती है। ठीक है? Each spermatogonium is diploid, ये याद रखना है। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड होता है एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है? सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, वो मियोसिस के अंदर चली जाती हैं। और ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन जिसको कहा गया है, ये चीज याद रखना है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो है रिडक्शनल डिवीजन है, किस चीज में रिड्यूस करेगी?
क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देगी, क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। अब हमारे हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं, जो कि कौन से हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स उनको बोला गया है विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, प्राइमरी oocytes 46 और सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं 46 और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 23 क्रोमोसोम रखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना है इस चीज को। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, मियोसिस सेकेंड यहां पर होगी, टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड हैं। ठीक है, समझ में आ गई है? चलिए इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। What would be the number of chromosome in spermatids? जब हैप्लॉइड है तो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे, ऑफ कोर्स स्पर्मेटिड्स के अंदर। The spermatids are transformed into spermatozoa. स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं by the process of स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होने से स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्म बन जाते हैं। समझ में आ गई है? द स्पर्मेटोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल्स। ये चीज याद रखनी है, स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद जो उनका स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड हो जाता है एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन याद रखना है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में अंतर है। ये दोनों प्रोसेस में बच्चे गलती करते हैं, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, और स्पर्मिएशन क्या है? रिलीज होना, स्पर्म का रिलीज होना। कहाँ? सर्टोली सेल से और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाना। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? एनसीईआरटी की सारी लाइन टू लाइन कवर की गई है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप। अब हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल किस वजह से ये सारी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल वे में चलती है, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे बंद होती है, या किसका कंट्रोल रहता है? ठीक है, किसका कंट्रोल? हार्मोन्स का कंट्रोल। हार्मोन्स का कब स्टार्ट होती है हमें पता चल चुका है, प्यूबर्टी के दौरान। तो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है बच्चों? बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे कि ये सारे सिम्टम्स या सारे जो प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले इसको भी डायग्रामेटिक वे में समझ लीजिए। हमने 11th क्लास में हार्मोन वाले चैप्टर में किया था ना, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, GnRH। ये कौन सा हार्मोन है? इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये जाकर के एक्ट करेगा कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाकर के क्या करेगा? एक्ट करेगा, और इससे 2 हार्मोन रिलीज होंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीज होंगे। कौन कौन से वो हैं? LH और FSH। कौन कौन से हैं? LH और FS।
LH की फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और FHH की क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। समझ में आ गई है? हार्मोनल कंट्रोल दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान देना है। नीट में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपस में रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है वही आप लोगों को टफ लगते हैं, तो उन क्वेश्चंस को समझने के लिए रिलेशन को जरूर समझिए। क्या हो रहा है? प्यूबर्टी आई मेल के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर GnRH बढ़ गया। GnRH बढ़ने से वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर आया, वहां से दो हार्मोन रिलीज हुए, कौन से? LH और FSH। अब ये कहां पर एक्ट करेंगे? ये कहां पर एक्ट करेंगे? इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। अब LH जो है वो एक्ट करेगा लेडिक सेल्स के ऊपर। लेडिक सेल्स के ऊपर। लेडिक सेल्स क्या रिलीज करती हैं? किया था इंटरस्टिशियल सेल्स, और लेडिक सेल्स क्या है? सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था। एंड्रोजन को रिलीज करती हैं। किसको? एंड्रोजन को। और एंड्रोजन क्या करेगा? स्टिम्युलेट दी स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां एंड्रोजन में मेनली कौन सा होता है? करवाया था, याद कीजिए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। यहां एंड्रोजन के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है जो बहुत सारे फंक्शंस करता है, बहुत सारे। स्टिमुलेट दी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, समझ में आ गया है? ये टेबल हो गया है। FSH किसके ऊपर एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, एंड प्लस में स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट सम secretions of some factors which help in spermatogenesis। ये कुछ ऐसे यहां पर हमारी NCERT में नहीं दिया हुआ, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ फैक्टर्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करते हैं, उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा FSH। समझ में आ गई है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया है। चलिए NCERT से पढ़ लेते हैं इसको। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज पर स्टार्ट हो जाती है, हमें पता चल चुका है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हमने किया हुआ है। आपको यही याद करवा रहे हैं ये कि GnRH कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन, दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको रिलीज कर देता है। सिंपल सी बात है। LH किसके ऊपर एक्ट करता है? लेडिक सेल्स के ऊपर, और स्टिमुलेट करता है किसको? एंड्रोजन को। एंड्रोजन को स्टिमुलेट किया।
एंड्रोजन ने आगे जाकर के स्टिमुलेट कर दिया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हो गया है। एफएसएच किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? एफएसएच कर रहा है सर्टोली सेल्स के ऊपर और स्टिमुलेट करेगा कुछ सिक्रीशंस को, जो कि फैक्टर, कुछ सिक्रीशन है किसके? कुछ फैक्टर्स के, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं। हो गया, हार्मोनल कंट्रोल भी हो गया है। एक ही पेज में एक ही डायग्राम से हमारा हार्मोनल कंट्रोल भी हो गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमें समझ में आ गया है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, ठीक है, समझ में आ गया है। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है बच्चों, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक है, लिख लीजिए। स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक है और इसको फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा है वो? हेड, नेक, मिडल पीस, एंड टेल। इन 4 भागों में इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ठीक है, समझ में आ गई है। इनके अंदर पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हमें एक एक 2-2 पॉइंट ही याद रखने हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, सबसे पहले एक लाइन और यहां लिख लीजिए, होल पार्ट्स आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा का पूरे ये सभी पार्ट्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ये देखिए, ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, पतली सी ट्यूब, ये सारी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है, ठीक है। अब चलिए हेड पार्ट की बात करते हैं। हेड पार्ट, ये दिख रहा है आपको हेड पार्ट, ये सारा पार्ट जो है ये है हेड का पार्ट, हेड का पार्ट, स्पर्म के अंदर हेड, जो कि एम्बेडेड होता है स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान। कहां पर? सर्टोली सेल में। क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए, याद रखिएगा। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है स्पर्मेटिड से, तो इसका हेड कहां पर एम्बेडेड है, कौन सी टाइप की सेल्स में एम्बेडेड होता है? सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए, हेड के बारे में क्या क्या है बात है। हेड कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब खिंचा हुआ, लंबा, ठीक है, इलोंगेटेड। हैप्लोइड, ये याद रखना है, जो स्पर्म सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है उनके पास, ठीक है, हैप्लोइड न्यूक्लियस, और XY, क्रोमोसोम XY होते हैं। जबकि oogenesis जब हम पढ़ेंगे, ओवम पढ़ेंगे, एग पढ़ेंगे, उसमें XX होते हैं, याद है ना, क्रोमोसोम वाले चैप्टर में। जिसने नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन ये 8, 9, 10th में भी आ चुका है, अभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे क्रोमोसोम वाला चैप्टर आएगा तब वहां पे इसको पूरे अच्छे से डिटेल में किया जाएगा। समझ में आ गई है, ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर, हेड के ऊपर यहां पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है,
कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। ये याद रखना बहुत जरूरी है आपको। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या है? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है हेड के ऊपर। ये हेड के अंदर ही आती है, इंक्लूड हेड के अंदर ही है, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म को वेजाइना में आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। यूट्रस के अंदर काफी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। काफी सारे एंजाइम होते हैं जो कि मॉडिफिकेशन होती है किसकी? किससे फॉर्म्ड होता है ये एक्रोसोम? जो सेल का गोल्जी बॉडी होता है ना, लिख लीजिए, फॉर्म्ड बाय गोल्जी complex and have large number of enzymes। बहुत सारे यहां पर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। हमें हेड के बारे में इतना ही करना है। हेड कैसा दिखता है? कॉम्पैक्ट होता है, इलोंगेटेड होता है, और उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर XY क्रोमोसोम है, ठीक है। इसी तरह उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि एक्रोसोम बोला गया है। एक्रोसोम किससे बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है? एंजाइम है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है। चलिए, अब पार्ट आता है नेक का। नेक पार्ट जो है, जैसे कि हमारी बॉडी में ये आपको बहुत ही छोटा पार्ट दिख रहा होगा। नेक पार्ट जो है बहुत ही छोटा पार्ट है, और यहां पर भी इसके अंदर देखिए, स्पर्म के अंदर ये बिल्कुल ही इतना सा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है। तो हम इसको लिखते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का बहुत ही छोटा पार्ट है। सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? नेक रीजन है। कौन सा रीजन है? नेक रीजन है। और यहां पर 2 सेंट्रियोल होते हैं। इस चीज को देखिए, आपने मे बी उसमें पढ़ा था, अपने सेल के अंदर पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेंट्रियोल क्या होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल यहां पर देखिए 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये जो ब्लैक लाइनिंग पीछे से आपको दिखाई दे रही है आते हुए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक लाइनिंग आ रही है। ये क्या है? सेंट्रियोल है बच्चों, सेंट्रियोल। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा कि आगे प्रोसेस में कैसे होता है। 2 सेंट्रियोल्स, ठीक है। कौन कौन सा? प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कहां पर होता है? प्रोक्सिमल जो है वो ऊपर की तरफ होता है, जो न्यूक्लियस है ना, हेड की तरफ, टुवर्ड्स दी हेड। लिख लीजिए इसको, टुवर्ड्स दी हेड। और दूसरा जो सेंट्रियोल होता है वो डिस्टल होता है, डिस्टल। moves downward and form the flagella of the tail।
ये जो टेल पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर जो फ्लैजिला बन रहा है वो यहीं से आ रहा है। ये ब्लैक लाइनिंग जो आपको बीच बीच में दिखाई दे रही होगी, ये बीच में जो ब्लैक लाइनिंग दिखाई दे रही है यही है बच्चों सेंट्रियोल। क्या है? यही है सेंट्रियोल, जो कि नीचे जाकर के फ्लैजिला फॉर्म करता है टेल के अंदर। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। चलिए, अब 2 पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट, मिडल पीस। मिडल पीस, मिडल पीस में क्या है? मिडल पीस में क्या है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये सारे ही सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हैं। बहुत सारे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एटीपी भी प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी प्रोड्यूस करके किसको एनर्जी दे रहे हैं? इनकी मोटिलिटी को। मोटिलिटी के लिए जरूरी है, टेल जो मूव करती है ना फ्लैजिला, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, शार्प एनर्जी, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, वो प्रोवाइड की जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिख लीजिए, हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया which gives energy to the tail for the movement। ठीक है। साथ ही साथ एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, जो इसकी अरेंजमेंट है इसको लेकर के एक बार क्वेश्चन आया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट है ना, जिस तरह से ये अरेंज है मिडल पीस के अंदर, स्पाइरली अरेंज है, उसका एक नाम है। ठीक है, क्या नाम है? लिख लीजिए इस चीज को, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडल पीस इज कॉल्ड, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इस अरेंजमेंट को। क्या? नीबेनकरन। ये एक बार नीट में आ चुका है ये वर्ड, नीबेनकरन। जो ये स्पाइरली अरेंज है, डबल हेलिकली अरेंज होता है माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर। इतनी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इस अरेंजमेंट का नाम याद रख लीजिए, नीट में आया हुआ है, नीबेनकरन। समझ में आ गई है? इससे ज्यादा मिडल पीस के बारे में डिटेल में नहीं जाना है। समझ में आ गई है? अब टेल की बारी आ गई है। टेल, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल के अंदर एक स्पर्म ही एक ऐसी सेल है जिसके पास फ्लैजिला है, और कोई भी सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर या मेल के अंदर ऐसी नहीं है जिनके पास फ्लैजिला हो। तो केवल और केवल स्पर्म ही एक ऐसी सेल है जिसके पास टेल प्रेजेंट होती है। समझ में आ गई? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ओनली सेल which have flagella। स्पर्म के बारे में है ये, स्पर्म के बारे में। और टेल जो है वो फ्लैजिला से ही बनी है इसकी। और फ्लैजिला किससे बना है? फ्लैजिला फॉर्म्ड बाय दी डिस्टल सेंट्रियोल से बना है ना। नेक में पढ़ा है अभी हमने, डिस्टल सेंट्रियोल से जो है
फ्लैजिला बनता है डिस्टल सेंट्रियोल जो कि नेक में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ टेल क्या करती है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन के दौरान। बस इतना ही करना था। ठीक है, समझ में आ गई है। ये है हमारे एनसीईआरटी में कुछ पार्ट्स डिटेल में नहीं है, तो जो पॉइंट नीट में आ सकते हैं वो यहां पर आपको बता दिए गए हैं, देख लीजिए इसको। अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, neck, a middle piece and a tail. A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. ठीक है, the sperm head contains elongated haploid nucleus. हेड के अंदर क्या होता है, elongated होता है और haploid nucleus होता है। The anterior portion of which is covered by a cap like structure. याद रखना है anterior part कौन सा होता है, ऊपर वाला, पोस्टीरियर जो है वो नीचे वाला। तो हेड के ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला गया है एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम से भरा होता है दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। बस हेड इतना ही है। नेक के बारे में आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ। द मिडल पीस प्रोसेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी। जो टेल है वो किस चीज में हेल्प करता है, स्पर्म की मोटिलिटी में, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये स्ट्रक्चर है स्पर्म के। ठीक है, अब एनसीईआरटी में कुछ और बातें दी गई हैं, उनको भी यहां पर पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहे हैं, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। एक बार में जब इजैकुलेट करता है ह्यूमन मेल तो कितने स्पर्म निकलते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द एक कोइटस। कोइटस का मतलब इंटरकोर्स या सेक्स बोल सकते हैं। विच फॉर्म इन विच। अच्छा, यहां क्वेश्चन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा बनता है यहां से कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो इतने सारे स्पर्म निकल रहे हैं उनमें से 60% स्पर्म जो हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। ठीक है, काफी बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि ये जो लड़का है ये बाप नहीं बन सकता, ये माँ नहीं बन सकता, या माँ नहीं बन सकती, या कुछ इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। ठीक है, तो किस चीज में कमी आ जाती है, कई बार उनके जो स्पर्म है, मेल स्पर्म जो है उसकी शेप एंड साइज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं हो पाती। तो प्रॉपर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए मेल स्पर्म के अंदर 60% जो स्पर्म है उनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना जरूरी है। साथ ही साथ उनमें से 60% जो हैं, इन 60% का 40% जो स्पर्म है, 200 से 300 मिलियन निकलते हैं, उसके 60% कितने हैं, उसके 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। उन 60% के अंदर से जो 40% है उनके पास क्या होने चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी, यानी कि जो उनकी टेल है वो विग्रसली
मोटाइल हो, वो जल्दी जल्दी मूव कर सके। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है ये चीज। अब ये पैराग्राफ आप एनसीईआरटी से ही कर ले तो अच्छा है, बहुत इजी है। इसमें एक मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। हमने किया था एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी थी? वासा एफ्रेंटिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंटिया, यूरिथ्रा, ये सभी डक्ट्स थी ना। तो सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm। इनके अंदर से भी सिक्रीशन होता है, इनके अंदर से भी सिक्रीशन होता है। किस में से? एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनियल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सभी जो हैं इनका जो सिक्रीशन है वो स्पर्म के लिए जरूरी है ताकि वो मोटाइल बना रहे और उसके अंदर मैच्योरेशन हो फर्टिलाइजेशन के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां एक बात लिखी गई है जो कि आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन। जो सीमन है, सीमन किसको बोला गया है? जो इंटरकोर्स के दौरान जो इजैकुलेशन होती है उसे बोला गया है सीमन। सीमन में क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, जो स्पर्म है वो 10% होता है, बाकी सारा क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, सीमन इज इक्वल टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस में स्पर्म। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स and glands are maintained by testicular hormone एंड्रोजन। इनके जो फंक्शंस है मेल सेक्स ऑर्गन का, एसेसरी डक्ट्स का, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? एंड्रोजन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई है? स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा कंप्लीट हो गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है। कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम बना करके उसको फ्लो चार्ट बना करके अगर आप करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, बहुत इजी समझने में। ठीक है, रिवाइज अप करने में भी आपको बहुत आसानी रहे। चलिए, कोई भी डाउट हो फिर भी पूछने के तरीके वही हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूछना जरूर है, डाउट को अपने अंदर नहीं रखना है। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी और नेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। और एक और बात आपको बता देते हैं, जो बच्चा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जो प्रॉपर सभी रेगुलर वीडियोस लेना चाह रहा है, वो आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर जा करके आप सर्वोच्च क्लासेस के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये बैचेस स्टार्ट किए गए हैं और वहाँ से आप इनको रेगुलर वीडियोस को ले सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।